ये 80 मेगाहर्ट्ज में काम करता है एंड इसको आप ओवरक्लॉक कर सकते हो 160 मेगाहर्ट्ज में। तो ESP12 जो काम 1 सेकंड की कम समय में कर रहा है तो ये करने में 45 सेकंड ले रहा है। तो आप देख सकते हो ये DC वैल्यू शो कर रहा है। इसमें 4 MB का स्टोरेज मिलता है, तो आपको 2 MB का SD कार्ड का फैसिलिटी भी मिल जाता है। तो हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग ये ESP12F के बारे में बात करेंगे। ये एक ESP तरफ से आने वाला एक माइक्रो कंट्रोलर है, बहुत ही लो कॉस्ट में मिलता है। इसके बारे में दोस्तों हर एक कुछ जानने का कोशिश करेंगे आज के वीडियो में। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों ये तो देख के ही पता चल गया होगा, ये बिल्ट इन वाईफाई के साथ आता है। वाईफाई का एंटेना आप देख ही रहे होंगे। इसका बैक साइड में पिंस का कनेक्शन लिखा हुआ है। दोस्तों इस मॉड्यूल के साथ 16 यूजेबल GPIO पिन मिलता है। दोस्तों इसका डिजाइन बहुत ही सिंपल एंड स्मॉल है, क्योंकि PCB के ऊपर बहुत ही आसानी से माउंट हो जाता है। तो ESP01 में भी इसी IC लगा हुआ है, मगर उसका पिन काउंट बहुत ही कम है। एंड अगर साइज के हिसाब से देखें तो सिमिलर टाइप का आता है एंड प्राइस भी सेम ही है। तो अब मैं रिकमेंड करूंगा ESP01 के बदले में आप ये मॉड्यूल खरीद सकते हो। मगर दोस्तों ये ब्रेडबोर्ड के साथ कंपेटेबल नहीं है, तो आपको पहले सोल्डर कर लेना पड़ेगा। इसका एडाप्टर आता है, मगर आप सोल्डर करके भी यूज़ कर सकते हो। तो मैं टेस्टिंग पर्पस के लिए पहले इसको सोल्डर कर लेता हूँ, उसके बाद देखते हैं दोस्तों आगे का प्रोसेस। दोस्तों इसके बाद इसको प्रोग्रामिंग करना सीखते हैं कि प्रोग्रामिंग कैसे किया जाता है। तो प्रोग्रामिंग के लिए कुछ पिन कनेक्शन करना पड़ेगा, क्योंकि ये बेडबोर्ड कंपेटेबल है। तो पहले तो इसको बेडबोर्ड में फिट कर लेते हैं। मैं प्रोग्रामिंग के लिए दोस्तों ये USB to सीरियल कन्वर्टर को यूज़ करने वाला हूँ। अगर आप नहीं जानते कि ये क्या है तो आप मेरे चैनल में देख सकते हैं, क्योंकि USB to TTL कन्वर्टर के ऊपर एक वीडियो है मेरे चैनल में। एंड ये है CP2102। आप कोई भी सीरियल कन्वर्टर यूज़ कर सकते हो। मैं इसको इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि ESP32 में भी ये वाला चिप ही यूज़ हुआ है। ये ऑटोमेटिकली ESP32 को रीसेट करके प्रोग्राम अपलोड कर सकते हैं, इसीलिए मैं इसको यूज कर रहा हूँ। तो पहले तो दोस्तों इसको मैनुअल मोड पे प्रोग्रामिंग अपलोड करते हैं, क्योंकि अगर आपके पास ये मॉड्यूल नहीं है तो कैसे अपलोड करेंगे वो देखते हैं। तो आपको एक बात का ध्यान रखना पड़ेगा दोस्तों, आप कोई भी मॉड्यूल ले तो उसमें 3.3 वोल्ट का आउटपुट होना चाहिए। 5 वोल्ट आउटपुट भी है इसमें, कि मगर यहाँ पर जो TXD एंड RXD है वो 3.3 वोल्ट में लॉजिक लेवल देता है। ये मॉड्यूल दोस्तों 3.3 वोल्ट में ही लॉजिक लेवल लेता है, तो इस बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो इसको हम लोग ब्रेडबोर्ड में प्रेस कर लेते हैं। तो पहला तो दोस्तों होगा पावर का कनेक्शन। इसका 3.3 वोल्ट इसका VCC के साथ एंड इसका ग्राउंड के साथ कनेक्टेड होगा। TXD एंड RXD अब कोई भी कन्वर्टर ले लो, ये 2 पिन मिलता है। इसका TXD इसका RXD के साथ कनेक्टेड होगा एंड इसका RXD इसका TXD के साथ कनेक्टेड होगा। एंड इसके अलावा दोस्तों ये जो मॉड्यूल है इसका कुछ पिन का आपको पुल अप रेसिस्टर देना पड़ेगा। 2 पिन को तो पुल अप करना ही पड़ेगा। ये रीसेट पिन एंड एनेबल पिन को दोस्तों 10K का रेसिस्टर के थ्रू आपको पुल अप करके रखना पड़ेगा। एंड और 2 पिन है इंपॉर्टेंट जो प्रोग्रामिंग के लिए यूज होता है, पिन नंबर 15 एंड 0 नंबर पिन। ये 2 पिन भी प्रोग्रामिंग के लिए यूज होता है दोस्तों। तो पहले तो पिन नंबर 15 को आपको जो ग्राउंड पिन है इसके साथ एक 10K का रेसिस्टर दे के रखना पड़ेगा। इसको आपको हमेशा देख के रखना पड़ेगा, नहीं तो ये प्रोग्रामिंग अपलोड नहीं होगा। एंड प्रोग्रामिंग मोड एंड नॉर्मल मोड के स्विच के लिए पिन नंबर 0 का कम में आता है, ये IO0। अगर ये IO0 को आप ग्राउंड से कनेक्टेड करते तो ये प्रोग्रामिंग मोड में जाएगा। एंड ये पिन नंबर 0 को अगर आप नॉर्मल VCC में कनेक्ट करके इंसर्ट करते हो कंप्यूटर के साथ, तो ये नॉर्मल मोड में ऑपरेट होगा। एंड ये मॉड्यूल के साथ एक LED है जो पिन नंबर 2 के साथ कनेक्टेड है। अगर इसका बिल्ट इन LED जो ये LED है ये पिन नंबर 2 के साथ कनेक्टेड है, तो आपको ख्याल रखना पड़ेगा। अगर आप नॉर्मल ब्लिंक स्केच अपलोड करते हो तो ये LED जल बुझेगा। तो अगर मैं प्रोग्रामिंग करना चाहता हूँ तो इसको पिन नंबर 0 को आपको ग्राउंड करके कंप्यूटर के साथ इंसर्ट करना पड़ेगा, उसके बाद ये प्रोग्रामिंग अपलोड हो। तो जल्दी से इसका कनेक्शन कर लेता हूँ दोस्तों। तो ये तो दोस्तों हो गया नॉर्मल मोड, जहाँ पर पिन नंबर 0 अगर ग्राउंड के साथ कनेक्टेड है तो ये प्रोग्रामिंग मोड में है। तो इस समय अगर मैं इसके साथ कंप्यूटर को कनेक्ट कर देता हूँ तो प्रोग्रामिंग मोड में इंसर्ट होगा, इसमें प्रोग्रामिंग अपलोड कर सकते हो। तो इसको आपको बोर्ड मैनेजर में एक लिंक पेस्ट करना पड़ेगा ESP8266 के लिए। ये लिंक अपलोड करने के बाद आपको ESP8266 का बोर्ड मैनेजर डाउनलोड करना पड़ेगा। एंड उसमें आपको एक बोर्ड मिलेगा जो नोड 1 करके है, ESP12 करके। उस बोर्ड में ही आप अगर कोड अपलोड करते हो तो ये काम करेगा। तो कोड अपलोड होने के बाद दोस्तों आपको ये पिन नंबर जो 0 है इसको VCC में कनेक्ट करना पड़ेगा एंड इसका पावर को फिर से कनेक्ट करना पड़ेगा। तो आप देख सकते हो ये जो इसका बिल्ट इन LED है ये ऑन ऑफ कर रहा है एंड हेलो दोस्तों प्रिंट कर रहा है, जो मैं कोड अपलोड किया था। तो ये नॉर्मली काम करेगा।
तो ये तो दोस्तों आप कोई भी सीरियल कन्वर्टर यूज करते हो तो कम करेगा, मगर ये सीरियल कन्वर्टर अगर स्पेशली यूज कर रहे हो तो ऑटोमेटिकली आप कोड अपलोड कर सकते हो। तो ये पिन नंबर 0 को आपको ग्राउंड एंड VCC के साथ स्विच नहीं करना पड़ेगा। तो आपको क्या करना है, पिन नंबर 0 को तो आपको DTR में इंसर्ट करना है एंड यहाँ पर रीसेट पिन जो पुल ऑफ होके रहता है ये आपको ये वाला रीसेट पिन के साथ कनेक्ट कर देना है। तो आप ऑटोमेटिकली प्रोग्राम अपलोड होगा एंड ऑटोमेटिकली रीसेट होगा, तो आपको कुछ करना नहीं पड़ेगा। तो ये वाला जो डायग्राम है इसको आप फॉलो कर सकते हो। यहाँ पर ये अगर आप मैनुअल मोड में करना चाहते हो तो ये रीसेट पिन एंड DTR पिन इग्नोर कर सकते हो एंड अगर आप ऑटोमेटिकली करना चाहते हो तो ये डायग्राम आप यूज कर सकते हो। इसके बाद दोस्तों अदर फंक्शनलिटी जो है उसके बारे में बात दोस्तों, ये MCU में तो UART मिलता है जिससे प्रोग्रामिंग होता है। इसके अलावा I2C एंड SPI भी मिलता है। SPI के लिए ये सब पिन सब देख सकते हो एंड I2C पिन नंबर A5 एंड A4 में मिलता है। जैसे अगर मैं ये 3.3 वोल्ट का I2C डिस्प्ले मॉड्यूल इस्तेमाल करने का कोशिश करूँ, इसका जो SCL पिन है दोस्तों इस मॉड्यूल का A5 में कनेक्ट होगा एंड इसका जो SDA पिन है दोस्तों ये पिन नंबर A4 में कनेक्ट होगा। जैसे आर्डिनो नैनो का होता है ठीक वैसे ही। मैं अगर पावर को कनेक्ट करता हूँ तो ये ऑन हो जाना चाहिए। हाँ ये ऑन हो गया एंड कुछ बेंचमार्क रन कर रहा है। तो इस तरह से दोस्तों आप I2C डिस्प्ले भी काम में ले सकते हो। दोस्तों ये ESP12 का CPU कितना पावरफुल है इस पे समझ सकते हो कि ये 80 मेगाहर्ट्ज में काम करता है एंड इसको आप ओवरक्लॉक कर सकते हो 160 मेगाहर्ट्ज में। अगर मैं इसको प्रैक्टिकली दिखाऊँ कि कितना मेगाहर्ट्ज में काम कर सकता है तो यहाँ पर देख सकते हो CPU बेंचमार्क। तो एक फंक्शन है दोस्तों इज प्राइम करके, ये देखता है कि कुछ भी नंबर प्राइम है कि नहीं। तो अगर मैं 50,000 तक प्राइम नंबर को खोजता हूँ तो ये 5133 प्राइम नंबर को पहचानने के लिए जो समय लेता है तो 0693 सेकंड लेता है। अगर इसका क्लॉक फ्रीक्वेंसी 160 मेगाहर्ट्ज तक है, अगर इसका क्लॉक फ्रीक्वेंसी 160 मेगाहर्ट्ज तक है तो ये इतना कम समय लेता है। अगर इसका क्लॉक फ्रीक्वेंसी 80 मेगाहर्ट्ज है 1.3 सेकंड के आसपास समय लेता है। तो आप समझ सकते हो कि ये कितना ज्यादा है। मगर अगर आप 160 मेगाहर्ट्ज में इसको रन करते हो तो ये ओवरहीट होगा। तो अगर आपके पास कुछ वजह है इसको काम में लेने के लिए तभी यूज करें। और आप रन टाइम में इसको चेंज नहीं कर सकते, आप टूल्स में जाके इसका क्लॉक सेट करके ही इसको कोड अपलोड करने में ही इसका क्लॉक सेट होगा। और ये दोस्तों कितना फास्ट है अगर मैं इसको दिखाऊं तो ये तो 160 मेगाहर्ट्ज में इतना कम समय लेता है। मगर आर्डिनो नैनो का बात करें इसमें अगर सेम सेटअप करते हैं तो ये सेम कोड को रन करने में बहुत ज्यादा टाइम लेगा क्योंकि इसका क्लॉक फ्रीक्वेंसी 16 मेगाहर्ट्ज है। तो आप गेस कीजिए कितना समय लेगा। तो दोस्तों CPU क्रंच टेस्ट रन हो रहा है, क्योंकि इसका क्लॉक फ्रीक्वेंसी बहुत कम है तो ये बहुत ज़्यादा समय लेगा। तो दोस्तों वही काम को करने के लिए ये 45 सेकंड का समय ले रहा है, तो बहुत ज़्यादा है। ESP12 जो काम 1 सेकंड की कम समय में कर रहा है तो ये करने में 45 सेकंड ले रहा है। एंड उससे भी ज़्यादा फास्ट है ESP32, वो तो 240 मेगाहर्ट्ज में काम करता है। दोस्तों इस माइक्रो कंट्रोलर में एक ADC भी मिलता है, एक ही पिन मिलता है एनालॉग का। ये 10 बिट का एनालॉग पिन है, मतलब 0 से लेके 1023 वैल्यू को ही शो करेगा। मगर इसके साथ एक दिक्कत है, ये 1 वोल्ट तक ही सपोर्ट करता है। एंड आप देख सकते हो यहाँ पर कोई भी रेफरेंस पिन भी नहीं है कि आप एनालॉग रेफरेंस दे सकते हो। तो आपको 1 वोल्ट में ही एनालॉग इनपुट देना पड़ेगा। तो कोड में आप देख सकते हो ADC वैल्यू 1025 1 वोल्ट दिखा रहा है। अगर मैं इसमें इनपुट देता हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हो 0.5 वोल्ट 1 वोल्ट के नीचे है, तो इसका ADC वैल्यू 1.5 वोल्ट होना चाहिए। तो आप देख सकते हो ये ADC वैल्यू शो कर रहा है 500 के आसपास। दोस्तों ये ESP12 का जो स्टोरेज सिस्टम है नॉर्मल ESP के जैसा ही है, मतलब आर्डिनो का जैसा नहीं है कि जितना स्टोरेज है उतना में ही कोड अपलोड होगा। इसमें 4 MB का स्टोरेज मिलता है, जिसमें 2 MB तो इसका जो इंटरनल FS सिस्टम है उसके लिए है, और कोड अपलोड होता है 1 MB में और 1 MB में OTA। तो ये इंटरनल FS सिस्टम ये आप चेंज भी कर सकते हो, 3 MB कर सकते हो, 1 MB कर सकते हो, 2 MB कर सकते हो। FS सिस्टम मतलब दोस्तों SD कार्ड में जो सिस्टम में फाइल्स सेव किया जाता है उसको ही कहते हैं। इसका मतलब इसके अंदर आप फाइल्स भी क्रिएट कर सकते हो, जैसे टेक्स्ट फाइल हो गया। इसके लिए SPI FS करके क्लास आता है जिसका लाइब्रेरी होता है fs.h करके। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, क्योंकि अगर आर्डिनो नैनो में परमानेंट डेटा सेव करना है तो EEPROM को इस्तेमाल करना होता है, मगर इसमें FS सिस्टम है तो बहुत ही ईजी कर देता है, कोड को आसान कर देता है। 2 MB का है, बहुत ज़्यादा है, तो आपको 2 MB का SD कार्ड का फैसिलिटी भी मिल जाता है। तो ये बहुत ही बढ़िया है दोस्तों। तो इसका कोड आप चेकआउट कर सकते हो, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इसके साथ साथ दोस्तों इसका रैम का कॉन्फ़िगरेशन चेंज करने का ऑप्शन देता है, मगर वो नेसेसरी नहीं है, आप फ्लैश का कॉन्फ़िगरेशन चेंज कर सकते हो। तो यही था दोस्तों आज का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताइए, और ऐसे वीडियो और भी देखने के लिए मेरे चैनल में कमेंट कीजिए। और मिलता है दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, और लाइक ज़रूर करना दोस्तों।